तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। तो ये बोहर थ्योरी से क्वेश्चन है। और हीलियम आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा जो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी। जब मैं कहता हूं कि मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेके जाना है। और एटम से बाहर हम एक इमेजिनरी बोल देते हैं कि एक इनफाइनाइट शेल है जहां हमें लेके जाना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप पहले एनर्जी का जनरल फॉर्मूला लिखते हो, जूल पर एटम वाला। फिर आप तय करते हो कि ये कौन है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फर्स्ट शेल में, एटम किसका है, हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हीलियम आयन में फर्स्ट शेल में कितनी होगी। अब हमें इसे कहाँ लेके जाना है, एटम से बाहर। और एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ब्रेक कर जाता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जहां समाप्त हो जाती है उसी को आउटसाइड एटम कहते हैं। और एक बार अगर अट्रैक्शन खत्म हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द चेंज ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज, मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़ा माइनस छोटा। तो क्योंकि एटम के अंदर एनर्जी नेगेटिव है और बाहर जीरो है, तो बाहर एनर्जी टेक्निकली ज्यादा है। प्लस में आंसर आ जाएगा, जूल पर एटम। फेमस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई सवाल किसी बच्चे का? हर क्वेश्चन पे आपको मौका मिलेगा, आपको कोई डाउट है तो आप पूछो। अगला क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। हाउ द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन गेट अफेक्टेड अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दें, अगर ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ा दें। हमें स्पीड बतानी है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक मेटल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने का खर्चा W0 होता है। हम एक फोटोन स्ट्राइक करते हैं इस मेटल पे। अगर इस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूं, अगर आप फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे। और आपको पता है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ है, वो ये कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। कि हमारा जो फोटोन है उसकी एनर्जी ईपी है, वो मेटल पे टकराया, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का खर्चा W0 है, बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मींस स्पीड हाफ एम स्क्वायर विच इज एच न्यू इंटू W0। अब इसी बात में हमारे क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ। क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे, ये स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे क्या असर पड़ेगा अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी जाए, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए।
तो आप देख सकते हो अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो उसका आंसर है कि अगर आप फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है दैट इज गोइंग गोइंग टू इंक्रीज। इसको आप ऐसे भी आसान भाषा में समझ सकते हो कि अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतनी एनर्जी आखिरी में बचेगी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड एक ही बात होती है। वो तो मैंने एक ऐसे ही फॉर्मूला की प्रैक्टिस कराने के लिए पूरा खोल के समझा दी। सेकेंड है ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ाने का क्या असर होगा। तो ये भी आपको समझाया था कि जो लेस ब्राइट लाइट है और मोर ब्राइट लाइट है उसमें फर्क क्या होता है। जो लेस ब्राइट लाइट होती है उसमें कम फोटोन प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो 3 फोटॉन्स प्रेजेंट है या एमिट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। जो मोर ब्राइट लाइट होती है जिसमें आपको ज्यादा ब्राइटनेस दिखती है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होते हैं लाइट से इन पर सेकेंड। मान लो 6 फोटोन एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज सेम। मोर ब्राइट लाइट में और लेस ब्राइट लाइट में फोटोन की एनर्जी का फर्क नहीं होता, सिर्फ फोटोन की संख्या का फर्क होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो फोटोन की एनर्जी में क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। याद रखो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। पिछले केस में एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ी थी तो उससे काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड बढ़ी थी। पर क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन सेम, लेस ब्राइट लाइट और मोर ब्राइट लाइट में देर इज नो नो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कोई चेंज नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो स्पीड में भी चेंज नहीं आएगा, स्पीड भी सेम रहेगी। इससे शिक्षा ये मिलती है कि जब हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। सो नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अपने साथ बैठना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डिस्कशन करने पड़ते हैं, तब वो टॉपिक खुलता है। उनमें से ये एक क्वेश्चन है। कोई सवाल किसी का? अगला क्वेश्चन, क्वांटम नंबर से ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है। तो ये जो ऑर्बिट की जो टर्म थी ये बोहर ने दी थी, इसलिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। ये टर्म तो बोहर की है। अकॉर्डिंग टू बोहर सर्कुलर पाथ, उसने तो यही माना था कि पाथ सर्कुलर है। सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ऑर्बिट के बारे में कौन बात करता है? ऑर्बिट के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बात करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स नंबर टू ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर n की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट में। ऑर्बिटल क्या होता है?
ये जो टर्म है, ये श्रोडिंगर की है। स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट के आसपास की, न्यूक्लियस के आसपास की वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि श्रोडिंगर मॉडल बेस्ड है ऑन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, ऑन हेजनबर्ग प्रिंसिपल, जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स नहीं है। इसलिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना के बारे में बात करते हैं, चांसेस के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टॉक अबाउट ऑर्बिटल। जैसे हम कहते हैं पी सब शेल, एल की वैल्यू 1 है, एम एल की क्या वैल्यूज होंगी, -1, 0, +1। -1 का मतलब पी एक्स है, इसका मतलब पी वाई है, इसका मतलब पी जेड है। तो हमें ऑर्बिटल के बारे में ज्ञान देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल को नंबर देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजीमुथल सबशेल के बारे में बात करता है और मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम थोड़ी सी एक आधा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर आते हैं। कोई सवाल किसी का? ये क्वेश्चन फोटोलिटिक इफेक्ट का है। इलेक्ट्रॉन इज emitted with zero velocity when 100 एंगस्ट्रॉम radiation is exposed. Find W नॉट। W नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन इज emitted with जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो है, जिसका आसान सा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बिकॉज वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है। फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखी है 100 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। हमको निकालना है वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ ये कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि वर्क फंक्शन की वही वैल्यू है जो एनर्जी ऑफ फोटोन है। और एनर्जी ऑफ फोटोन निकलेगा E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू मालूम है। मैंने आपको इसका मल्टीपल भी याद करने के लिए बोला हुआ है, जिनको याद है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अभी मैं आज डायरेक्ट लिख नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ज्यादा डिटेल में वैल्यूज डाल सकूं डालूं, ताकि आपकी रिवीजन ज्यादा हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाए। जूल में आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें निकालनी है। हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। कोई सवाल किसी का? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आपने ना स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ के बजाय 10⁻18 ले ली। कोई और सवाल किसी का? नेक्स्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रा का है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड शेल टू सेकंड शेल। तो आपको याद है कि हाइड्रोजन एटम में लिख लो फॉर हाइड्रोजन एटम, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से किसी लोअर शेल में आता है तो इस दौरान वेवलेंथ एमिट होती है। उसको अलग अलग साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड किया था। लाइमन सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन छलांग मार के फर्स्ट शेल पे आ रहा हो, बाल्मर सीरीज अगर सेकंड पे आ रहा हो, पाश्चिन थर्ड पे आ रहा हो, ब्रैकेट अगर हायर शेल से फोर्थ पे आ रहा हो, पिफंड अगर वो फिफ्थ पे आ रहा हो। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर शेल से छलांग मार के सेकंड शेल पे आ रहा है, इसका मतलब ये बाल्मर सीरीज है, क्योंकि बाल्मर में लोअर शेल नंबर 2 होता है। रीजन की अगर बात करें तो विजिबल, जो लिमन सीरीज होती है वो अल्ट्रा वायलेट में होती है। बाल्मर विजिबल, पाश्चिन, ब्रैकेट और पीफंड, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड में होती है। तो उसका आंसर विजिबल है। और कहा गया है कि वेव नंबर की वैल्यू निकालो। तो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूले से आता है, जो कहता है R Z² N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो गई। लोअर शेल नंबर 2 है, हायर शेल नंबर 3 है। इस फॉर्मूले में बस यही याद रखना होता है। आर की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷। एटॉमिक नंबर 1 है। N1 हमेशा लोअर शेल नंबर के लिए लेते हैं और N2 हायर शेल नंबर के लिए लेते हैं।
कि वेव नंबर निकालना है तो यूनिट पर मीटर में आ जाएगी। जो हम आर की वैल्यू लेते हैं वो भी पर मीटर के हिसाब से ही होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला बोर का फॉर्मूला है एनर्जी और रेडियस का, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। काफी स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया आपको, -2.18 10⁻⁻18 n स्क्र इंटू जेड स्क्र जूल पर एटम में आंसर आता है। एटॉमिक नंबर क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम तो 1 है, और शेल नंबर 5th है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल जाएगी, जूल पर एटम में आंसर आ जाएगा। माइनस में आंसर आएगा क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 n² जेड। ये फॉर्मूला पिकोमीटर में आंसर निकालता है। शेल नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप करके आ जाते हो। इसलिए खतरे में वो बच्चा होता है जिसको ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा, वो इस वक्त सबसे भयंकर खतरे में है। क्योंकि इसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, कैलकुलेशन भी कोई हाई तोबा नहीं है जो बड़ा मुश्किल सी लगे। सो आपको देखना चाहिए इवोल्यूशन की कौन सी स्टेज पे खड़े हो। अगर ये भी नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वैसे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ था, मैंने पिकोमीटर में निकाल दिया है तो आप इसको पिकोमीटर लिख लो। कोई सवाल किसी का? नेक्स्ट है डिफाइन हेजनबर्ग प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग क्या कहता है? बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम से भी छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आप निकाल नहीं पाओगे साइमल्टेनियसली, एक साथ एंड एक्यूरेटली। तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे, प्रोटॉन जैसे, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन और उनका, उनकी स्पीड, उनका मोमेंटम एक साथ निकालना मुश्किल होता है। अगर निकालोगे तो दोनों में गलतियां हो जाएंगी। इफ बोथ आर डिटरमाइंड टुगेदर, देयर विल बी एरर, गलतियां होंगी इन मेजरमेंट। आप दोनों चीजें ही ठीक से निकाल नहीं पाओगे। प्रोडक्ट ऑफ दीज एरर्स विल बी
इक्वल टू और मोर देन h/4 पाई। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी प्रोटॉन की पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ निकालने का प्रयास करोगे, तो ना तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ठीक से निकाल पाओगे, ना उसकी स्पीड या मोमेंटम ठीक से निकाल पाओगे। दोनों चीजें अगर एक साथ निकालोगे तो दोनों ही निकालने में गलतियां होंगी। और उन गलतियों का जो प्रोडक्ट है, एरर्स का जो प्रोडक्ट है, वो या तो h/4 पाई के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। मतलब मिनिमम एरर h/4 पाई की तो होगी ही होगी। ये है हेजनबर्ग प्रिंसिपल। कोई सवाल किसी का? तो कोई डेफिनेशन आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम कोई फॉर्मूला साथ देकर आए। सोच ये होती है कि जो भी आंसर लिखना है +1, छोटी सी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दी जाए ताकि आंसर पक्का हो जाए। वाई डी ब्रॉग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रो ऑब्जेक्ट। सो डी ब्रॉगली कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, क्या कहता है डी ब्रॉगली? पार्टिकल इन मोशन शोज वेव करेक्टर। जब कोई पार्टिकल भागता है तो वो वेव करेक्टर दिखाता है, और उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला डी ब्रॉगली देता है। अब प्रॉब्लम क्या है? जो वेवलेंथ है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितने भी मैक्रो पार्टिकल है, मैक्रो पार्टिकल वो होते हैं जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आंखों से नजर आते हैं, जिनका मास माइक्रोग्राम से ज्यादा होता है, उन्हें मैक्रो पार्टिकल कहते हैं, जो हमारी आंखें देख सकती हैं। मैक्रो पार्टिकल का मास ज्यादा होता है। अगर मास ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ जब कम होगी तो नजर नहीं आएगी, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आती है। जिसका मतलब है कि वेव मोशन नजर नहीं आएगा। इसका मतलब पार्टिकल वेव की तरह मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। हेंस वेव मोशन विल नॉट बी ऑब्जर्व। जो मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया कि अगर कार चल रही है, कार एक मैक्रो पार्टिकल है, तो हमें कार वेव की तरह मूव करती हुई नजर नहीं आती। या क्रिकेट बॉल जो है वो एक मैक्रो पार्टिकल है, अगर बॉल फेंकी जाती है तो हमें नजर नहीं आती, हमें वो वेव मोशन दिखाती हुई नजर नहीं आती। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। तो डी ब्रॉगली का जो सिद्धांत है, जो उसकी बात है कि पार्टिकल जब चलता है तो उसकी चाल वेव जैसी होती है, ये बात तभी एप्लीकेबल है अगर वो पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, प्रोटॉन भाग रहा है, तो ये बात सच है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो सबसे पहले आप ऑफ बाउ सीरीज के हिसाब से भरते हो। मुझे लगता है कि आज जो ये जो क्षण है, ये अब आपके ब्रह्म ज्ञान का क्षण है। जब आप ये सीखो, ये बड़ी भारी गलतियां अभी भी आप कर रहे हो। ऑफ बाउ सिर्फ पैटर्न देता है फिलिंग का। ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं सिखाता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग चीज है, एटम में इलेक्ट्रॉन का भरे जाना अलग चीज है। भरते वक्त पहले भरता है 1s, फिर भरता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। एक्सेप्शन केस है, पहले 4s भरता है, फिर 3d भरता है। लेकिन आपको पता है कि ये 4s2 3d4 ना होके 4s1 3d5 होता है। आपने जो ये लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज शेल वाइज लिखना। इसकी आदत डालो। अच्छे खासे नंबर आते हुए भी गवा देता है बच्चा।
फर्स्ट शेल के सारे ऑर्बिटल इकट्ठे कर लो, हल्का सा गैप दे दो, हालांकि स्कूल टीचर मना करती है, लेकिन आप जब तक ये गैप नहीं दोगे आपको ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, मैं शेल वाइज लगा रहा हूं। जब आप शेल वाइज इसको अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्रोमियम कॉपर आपको पता है कि दो एक्सेप्शन है, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटर एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जिस कारण से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। विच इज नॉट पॉसिबल 3G या 4F। तो आपको याद है फर्स्ट शेल में होती है एक सब शेल, सेकेंड शेल में होती हैं दो सब शेल, थर्ड शेल में होती हैं तीन सब शेल, फोर्थ शेल में होती हैं चार सब शेल। सो कौन पॉसिबल नहीं है? 3G पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ शेल में होती है पांच सब शेल, पहली बार जी फिफ्थ शेल में आता है। सो 3G नॉट पॉसिबल। इन थर्ड शेल ओनली थ्री सब शेल्स आर पॉसिबल। और वो कौन सी है? S, P and D। कोई सवाल किसी बच्चे का? ये क्वेश्चन भी सारे क्वांटम नंबर और कॉन्फ़िगरेशन के हैं। विच हैज हाई एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम? ज्ञान। फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन शेल नंबर, नॉट ऑन सब शेल। इसीलिए एनर्जी ऑफ 2s विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2p। अगर ये हाइड्रोजन एटम का केस है तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि दोनों में शेल नंबर सेम है। और याद करो, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजरनेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन आप कर रहे हो। सेकेंड पार्ट है किसकी एनर्जी ज्यादा है। अब ये लिखा नहीं हुआ कि ये हाइड्रोजन एटम है या नहीं है। जब नहीं लिखा होता तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन मन में नहीं पालनी। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो हाइड्रोजन एटम मेंशन होगा। अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई एटम होगा तो कुछ भी मेंशन नहीं होगा। आपको पता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन एटम के अलावा जितने भी हैं, एनर्जी डिपेंड ऑन बोथ शेल एंड सबशेल। इसके लिए हम लोग N+L रूल फॉलो करते हैं। N+L रूल क्या कहता है? जिसका N+L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और अगर दो लोगों का N+L सेम हो, अगर टाई हो जाए, तो जिसका शेल नंबर ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपको सिर्फ N और L देखना है, स्पिन नहीं देखना। स्पिन का एनर्जी से कोई संबंध नहीं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी एनर्जी से कोई संबंध नहीं। तो पहले केस में N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, N+L 3 है। दूसरे केस में N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है, N+L की वैल्यू 3 है। टाई हो गया। इन केस ऑफ अ टाई
जिसका शेल नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो शेल नंबर इसका ज्यादा है, हेंस N3L0 will have high energy. नेक्स्ट है, व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग। तो आपको क्वांटम नंबर के सेट दे रखे हैं, आपको पहचानना है गलती क्या है। मैंने आपसे कहा था एक एक करके हम बात करते हैं। अपने आप से सवाल पूछो, क्या थर्ड शेल होती है? हाँ जी होती है। क्या थर्ड शेल में डी होता है? एल की वैल्यू 2 का मतलब डी होता है, तो आपको याद है थर्ड शेल में होती हैं 3 सब शेल, S P D। हाँ जी डी होता है, सही है। अगर एल की वैल्यू 2 हो तो एम की क्या वैल्यूज होती हैं? एम की वैल्यूज होती हैं -2, -1, 0, +1, +2। इसने क्या दे रखी है? -3। ये गलत हो गया। और एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2। एम की वैल्यू -3 इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। राइट एन राइट L, M, S की वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल। एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, थर्ड शेल में होती है 3 सब शेल्स। एल की वैल्यू 0 हो सकती है, एल की वैल्यू 1 हो सकती है, एल की वैल्यू 2 हो सकती है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है। अगर एल की वैल्यू 0 हो तो एम की एक ही वैल्यू होती है 0। अगर एल की वैल्यू 1 हो तो एम की 3 वैल्यूज होती हैं, -1, 0, +1। एल की वैल्यू 2 हो तो एम की 5 वैल्यूज होती हैं, -2, -1, 0, +1, +2। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। पी सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल, P X P Y P Z। -1, 0, +1 उनके नंबर हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, नाम DXY, DYZ, DZX। D X² -Y² DZ², उनके नंबर है -2 से +2। स्पिन की वैल्यू कहीं भी हो, +12, -12 में से कोई भी हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, वो एस में हो सकता है, वो पी में हो सकता है, वो डी में हो सकता है। उसका L0 हो सकता है, उसका L1 हो सकता है, उसका L2 हो सकता है। अगर L0 होगा तो फिर आगे एम की वैल्यूज बन जाएंगी, एम की वैल्यूज आगे स्पिन की वैल्यूज बन जाएंगी। स्पिन हमेशा +12 या -12 में से कोई भी ले लिया जाता है। कोई सवाल किसी का? ड्रॉ द शेप ऑफ DZ²। D X² - Y² और DZ², ये दो ही स्पेशल ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी शेप ज्यादा आती है। DZ² आपको याद है, इसकी खासियत होती है इसमें रिंग होती है। ये Z एक्सिस में लोब्स होते हैं, और जो रिंग होती है वो XY प्लेन में होती है। जो रिंग होती है वो XY प्लेन में होती है। ये DZ² की शेप है। DZ² में एक्सेप्शन भी मानी जाती है, सारे डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप के होते हैं, लेकिन इसमें एक ही डम्बल होता है और एक रिंग होती है। इसे डोनट शेप भी कहते हैं, क्योंकि ये डोनट जैसा, रिंग जैसा दिखता है, जैसे बच्चे डोनट खाते हैं।
2p 3p 4p विच एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। एक ही सिद्धांत था जी, जो न्यूक्लियस के पास होगा उस पे न्यूक्लियस का प्यार ज्यादा पड़ेगा। सो 2p विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास है इसलिए। डिफाइन नोड। नोड ऑर्बिटल के अंदर की वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। स्पेस इनसाइड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नोड इज ए स्पेस इनसाइड ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ज्यादा होती है। नोड दो प्रकार की होती हैं। सर जीरो नहीं होती वो? सर तो जीरो नहीं जीरो होती होती? है ना। वह जीरो होती है ना, लिख दी ना जीरो। दो प्रकार की नोड होती है, रेडियल एंड एंगुलर। नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n - l -1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है l। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, एंगुलर नोड को प्लैनर नोड भी कहते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर की वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो है, जैसे मैंने बताया था कार में डिक्की वो जगह है जहां पे हमारे मिलने की संभावना जीरो है। अगर हम सड़क पे हैं तो हम कार में हैं, कार हमारे लिए ऑर्बिटल है, पर कार के अंदर भी एक जगह है जहां पे हम नहीं मिलेंगे। एंगुलर नोड निकालनी है 3D में। सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल। क्योंकि ये 3D है तो डी के लिए एल की वैल्यू हो गई 2। इसका मतलब डी 3D में दो एंगुलर नोड है, जो एल की वैल्यू है उतनी एंगुलर नोड होंगी। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 3। तो किसी का भी अगर एस है, 1s 2s 3s, उसमें कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। 2p 3p 4p सभी में एक एंगुलर नोड है। शेल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगुलर नोड कितनी एंगुलर नोड होंगी वो वैल्यू ऑफ एल पे डिपेंड करता है। पॉइंट्स स्फेरिकल नोड इन 2p। स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n - l -1। शेल नंबर 2 है, p l की वैल्यू 1, 0। 2p में कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं। डिफाइन हाफ बाउ प्रिंसिपल। बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी कहते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। n+l रूल डिसाइड एनर्जी। जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अगर n की वैल्यू सेम है तो जिसका शेल नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। सो आप वो प्रिंसिपल कहता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। फॉर एग्जांपल 4s
इज फिल्ड बिफोर 3D। फोरेस का n+l 4 है, 3D का n+l 5 है। जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। कोई सवाल किसी का? दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय पॉली। मामा जी, मामा जी कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। और मामा जी ये भी कहते हैं कि कभी भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तीन सेम हो सकते हैं। हम 3s2 का एग्जांपल लेते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का शेल नंबर सेम है, दोनों का सबशेल नंबर सेम है, दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन दोनों की स्पिन में फर्क है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। यही बात पॉली बोलता है। पॉली कहता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, जिसका परिणाम ये निकलता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भी क्यों ना बैठे हों, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। जैसे दो लोगों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, ऐसे दो लोगों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। y3p(x2), 3p(y1), 3p(z0) इज रॉन्ग। ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। यहाँ पे हुंड रूल लगता है। हुंड रूल ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल कैन नॉट स्टार्ट अनलेस ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन। जब तक हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना बढ़ जाए तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे गलती ये करी कि हमने 3p(x) में दो दे दिए, इसमें एक और इसमें एक भी नहीं दिया। सो करेक्ट है 3p(x1), 3p(y1), 3p(z1). आपके पास कुल तीन इलेक्ट्रॉन है, पहले सब में एक एक बांटो, अगर बच जाए तो पेयरिंग करो। कोई सवाल किसी का? डी ब्रॉगली पे न्यूमेरिकल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है h/mv। एच की वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34। मास यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का रखना है, किलोग्राम में रखना है। एवरीबडी हैज टू बी इन एसआई यूनिट। स्पीड आपको दे रखी है, अगेन वो मीटर पर सेकंड में। सो ये जूल सेकंड में यूनिट है, ये किलोग्राम में है, ये मीटर पर सेकंड है। एवरीबडी इज इन एसआई यूनिट। इस चीज पे ध्यान लगाया करो। मीटर में आंसर आ गया।
कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज +-1 एंगस्ट्रॉम। सो आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करेंगे। आपको डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। हेजनबर्ग का फॉर्मूला होता है एरर इन मेजरिंग पोजीशन मल्टीप्लाई बाय एरर इन मेजरिंग मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन h/4 पाई। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, डेल्टा पी आपको निकालना है। सॉल्व करते वक्त हम इक्वल टू ले लेते हैं, एच और पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है साई स्क्वायर क्या होता है। तो साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना श्रोडिंगर ने साई स्क्वायर की टर्म्स में बताई थी। हमें साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है फॉर 2s। आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है। 2s को याद करने की कोशिश करो, सेंटर में न्यूक्लियस। 2s में एक रेडियल नोड होती है, तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। फिर गैप होता है और फिर हल्के से डॉट्स होते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना दो जगह ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में नोड है। ये आपका रेडियस है। आप न्यूक्लियस से चले, और जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर आए, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इज वेरी हाई। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना घटती गई, फिर वो जीरो हो गई वैल्यू, ये रही। इसको नोड कहते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे नोड बन गया। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी और रेडियस का ग्राफ है। और फिर ये संभावना बढ़ी। हालांकि अब की बार जो डॉट्स आए हैं वो पहले के मुकाबले कम है, ये वाले ज्यादा गहरे हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा है। इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना को डॉट्स की हेल्प में दिखाते हैं। जितने ज्यादा डॉट होंगे उतना इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना होगी। इसमें डॉट्स कम है, तो फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बढ़ी और फिर ये घट गई, और हम इसको फिर ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। तो बेसिक बात यह है कि संभावना गिरती है, जीरो हो जाती है, फिर बढ़ती है क्योंकि नोड आ गया बीच में। ये 2s का प्रोबेबिलिटी कर्व है। ऐसे ही 1s का भी बना के दिखाया हुआ है। तभी मैंने कहा था MIQ 1 क्वेश्चन पकड़ती है सिर्फ, हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन। सर हाँ, सर इसमें न्यूक्लियस के आसपास भी होगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि 2s है तो। आसपास तो दिखाइए। ओके सर।
सो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, फिर घटेगी, जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी। कोई और सवाल किसी का? सो यहाँ पे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पी वाई क्यू खत्म होता है, एम आई क्यू। फिर भी कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कल ऑफलाइन क्लास में अपने आके डाउट पूछो। कल हम शुरू करेंगे विद क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी।